नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 32वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके अलावा 2020 का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ना 2025 से लेकर के जितना भी ना 2020 तक की कम से कम 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ना आप लोगों का हिंदी भाषा का भी मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा और उस मैराथन क्लास में ना आप लोगों का हिंदी की भाषा में ना जितना भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया उन तमाम टॉपिक का ना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो जो ना आईएमपी क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या हो, अच्छी तरीके से तैयारी हो पाए। ठीक है, और सारे टॉपिक को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ना मैराथन क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके। तो चलिए, आज की इस क्लास में 2021 का और 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन बोलूँगा ना उसके बाद खुद से आप लोगों को आंसर लेते हुए चलना है। और इन 20 प्रश्नों में ना आप लोगों को ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, और कितना नंबर आता है आप खुद से चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग भी मेरे को ना क्या कीजिएगा, आंसर को बता सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो आपको बताना है कि ना विस्मयादि बोधक जो वाक्य है ना वो कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, मैंने देर रात तक पढ़ाई की। ऑप्शन बी, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की। ऑप्शन सी, तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की। या ऑप्शन डी, तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो विस्मयादि बोधक जो वाक्य होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? तो ये देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है ना ये प्रयोग किया गया है। ये जो ना इस प्रकार से लकीर टिप से और एक नीचे में डॉट जो रहता है ना तो उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं अगर ये बताऊँ ना, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह वहाँ प्रयोग होता है जब हम लोग अपने से बड़ों के संबोधन में या अपने रिश्ते नाते सगे संबंधी के लिए जो उपयोग करते हैं या अपने इमोशन के लिए प्रयोग करते हैं ना उसमें ना ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है उसका उपयोग होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, खास तौर से अपने बड़ों से ना जब संबोधन के लिए बात वगैरह करते हैं ना तो उसमें प्रयोग होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो आपको याद रखना है विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होगा ना वो इस प्रकार से होगा। ये जो दिख रहा है ना सर्कल में वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा तीन जो चिन्ह है ना, मतलब तीन अलग अलग जो विराम चिन्ह है ना उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको बताऊँ तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक होता है ना इस प्रकार से सिंगल होता है क्या, तो एक होता है ना इस प्रकार से सिंगल डॉट होगा। ये जो सिंगल डॉट होगा ना वो क्या होगा, तो वो अल्प विराम कहलाएगा। ये जो सिंगल डॉट है ना वो अल्प विराम कहलाएगा। लेकिन इस प्रकार से क्या रहेगा, एक और जो इस प्रकार से डबल डॉट रहेगा ना तो ये अर्ध विराम होता है क्या। तो इस प्रकार से अगर डबल डॉट मिलेगा ना तो वो अर्ध विराम होगा। एक सर्कल टिप से डॉट रहेगा और एक हल्का 9 टिप से डॉट निकला रहेगा। ठीक है, तो ये अर्ध विराम होगा। और उसके अलावा ये जो अलग अलग ऐसे जो डबल आप लोगों को डॉट मिलेगा ना तो ये क्या है, तो ये आप लोगों का विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। जो समान डॉट रहेगा ना दो ना तो वो क्या होगा, तो वो विसर्ग चिन्ह कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो अर्ध विराम होगा ना वो एक में 9 टाइप से ऐसा निकला रहेगा और एक डॉट रहेगा। तो ये अल्प विराम है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला अर्ध विराम है। ठीक है, उसके अलावा ये जो थर्ड वाला है ना वो विसर्ग है। उसके अलावा पूर्ण विराम कौन होगा, तो इस प्रकार से एक लकीर होगा ना तो ये पूर्ण विराम होगा। जैसे ये देखो यहाँ पास पूर्ण विराम लिखा है ना। तो कोई भी वाक्य के अंत में जो प्रयोग होता है ना पूरा वाक्य खत्म होने के बाद, तो वहाँ क्या प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ ना पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम किसे कहते हैं थोड़ा सा ये जान लो।
अल्प विराम उस चिन्ह को कहते हैं जहां थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। कोई भी हम लोग जब वाक्य पढ़ेंगे ना, तो उस वाक्य में ना थोड़ी देर पर कहीं पर रुकते हैं ना, तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। और अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ये जान लो। देखो, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय तक की जब रुकना हो ना, तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और पूर्ण विराम का चिन्ह वहाँ होता है जहाँ पूरी तरह से वाक्य खत्म हो जाता है, जहाँ पूरी तरह से आप लोगों को रुकना होता है, तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो खास तौर से इन तीनों को ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए इसके सांकेतिक चिन्ह को याद रखना है, ठीक है। और इसमें पूछा है विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखो, आप लोगों को एक्स्ट्रा मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक ही नहीं पढ़ना है, एक के अंतर्गत जितने पूरे टॉपिक है ना, उसको मैं आप लोगों को एक प्रश्न के अंतर्गत रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ। यही आप लोगों का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही आप लोगों का रिवीजन क्लास है। उसके अलावा मैराथन क्लास लाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 82 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, राजू इतना बीमार पड़ गया कि उसका खून सूख गया। ऑप्शन बी, उंगली कट गई और खून टपक कर कुछ समय बाद सूख गया। ऑप्शन सी, उसे रक्ता लपता की बीमारी थी इसलिए उसका खून सूख गया। या ऑप्शन डी, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। तो खून सूखना जो वाक्य है उसका जो सटीक प्रयोग हुआ है, वो शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, इसमें करेक्ट हो जाएगा। और मुहावरा किसे कहते हैं, तो आपका इसका अलग से क्लास लिया था, उसमें बताया था ना मुहावरे के बारे में और लोकोक्ति के बारे में। तो मुहावरे के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मुहावरा उस वाक्य को कहते हैं या वाक्यांश को कहते हैं जिसमें क्या होता है, अपना जो लिखित अर्थ है, जो वाचित अर्थ है ना, उसको ना बतला करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। मतलब जो लिखित अर्थ है ना, उसको ना बता करके कोई दूसरा अर्थ का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग मुहावरा बोलते हैं। जैसे देखो, एक मुहावरा इसमें दिया, खून सूखना। तो खून सूखना ये लिखा है, इसका मतलब क्या खून सूखना ही नहीं है क्या? नहीं बता रहे ना। इसका जो अर्थ है वो शेर की दहाड़ को सुनकर उसका खून सूख गया। मतलब मान के चलो, अचानक कभी आप लोग जंगल वंगल गए हो, अचानक कहीं शेर की दहाड़ सुन तो लो, आपका सन्न हो जाएगा। मतलब यह है कि खून सूख जाएगा, वहाँ पर देख करके भौचक्का रह जाओगे आप लोग, है ना। तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, कि खून सूखना मतलब शेर की दहाड़ को सुन करके उसका खून सूखना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमेशा ना मुहावरे से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इससे पहले जो हम लोग ना 24 और 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे, उसमें भी ना क्या किया गया था, मुहावरे से क्वेश्चन आया था। अभी भी आया है 2022 के क्वेश्चन में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, अस्थिर। ऑप्शन बी, विसंगति। ऑप्शन सी, बदनाम। या ऑप्शन डी, दुष्कर्म। तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी, बदनाम, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग के प्रयोग हुआ है। तो अरबी फारसी शब्द का ना जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो बदनाम जो शब्द है वो करेक्ट हो जाएगा। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द है ना, तो उस शब्द के पहले लगने वाले जो शब्द होगा ना, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग ना उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय उसमें जो होगा ना, वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय की विशेषता होता है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। और अरबी फारसी जो उपसर्ग होगा ना, वो बदनाम जो शब्द है ना, उसमें लगा हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 84 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए, भाषा। ऑप्शन बी, गड़बड़। ऑप्शन सी, अमीर। या ऑप्शन डी, औलाद।
तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। तो देशज जो शब्द होगा ना वो क्या होगा? गड़बड़ जो शब्द है ना वो देशज शब्द हो जाएगा। और देशज शब्द किसे कहते हैं ये जान लो थोड़ा सा। देशज शब्द उस शब्द को कहते हैं जो देश में ही जन्मा होता है, जिस शब्द का उच्चारण ना मतलब जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में ही होता है उसे देशज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ना विदेशों से आया हुआ जो शब्द रहता है ना तो उसे विदेशज कहते हैं। और विदेशज के अंतर्गत पुर्तगाली आता है, अरबी आता है, फारसी आता है ना, तुर्की आता है। ये सारे के सारे क्या होगा? विदेशी शब्द है। लेकिन देशज जो शब्द होगा ना वो देश में ही जन्मा होता है ना, जिसे हम लोग अपने अपने गाँव में, अपने विलेज में, अपने क्या होता है अपने जो मेन जो अलग अलग जो प्रदेश होता है ना वहाँ यूज़ करते हैं तो उसे देशज शब्द कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अमीर, अमीर जो है ना वो अरबी भाषा का शब्द है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी औलाद, औलाद जो है वो भी अरबी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों को याद रखना है। और देशज शब्द के अंतर्गत और कौन कौन सा शब्द आ जाएगा देशज के अंतर्गत? तो वो आएगा वो लोटा, कटोरा, डिबिया, थाली, जूता, खिड़की, खटखटाना, उसके अलावा फटाफट, ये सारे के सारे जो शब्द होंगे ना, उसके अलावा तेंदुआ, पगड़ी, ये सारे जो शब्द होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? देशज शब्द हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को बताऊं अपने तरीके से, छत्तीसगढ़ में जितने भी छत्तीसगढ़ी जो आप लोग शब्द बोलोगे ना, जैसे गड़बड़, खटखटाना, ये सारा चीज़ जो रहेगा ना, जैसे लोटा, थाली, डिबिया, जूता, ये सारे के सारे क्या होगा? देशज शब्द का लगेगा छत्तीसगढ़ी में। अगर आप लोगों को लगे ना कि ये छत्तीसगढ़ी टाइप से शब्द लग रहा है गड़बड़ वाला, है ना, तो ये देशज में आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से इस प्रकार के जो शब्द है ना वो बना पाओगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी भगवान राम के अनेक नाम हैं जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र आदि। ऑप्शन सी शाबाश तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया। ऑप्शन डी कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी शाबाश तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है ना वो ऑप्शन नंबर सी शाबाश तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया है करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर शाबाश करके एक विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है ना, तो देखो शाबाश का मतलब क्या है? अपने अंदर की भावना को व्यक्त किया है ना, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है तो ये सही हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ना पूर्ण विराम का ना जो आंसर इसका की है ना तो उसमें पूर्ण विराम चिन्ह दिया हो सकता है ना, इसमें क्या किया है, इसमें ना प्रिंटिंग मिस्टेक है पूर्ण विराम डालने में, तो इसके वजह से आप लोगों को ध्यान देना है। जबकि इसका आंसर को देखोगे ना व्यापम के द्वारा जो लिया गया है उसमें, तो उसमें पूर्ण विराम इसमें डाला गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी कैसे गलत होगा थोड़ा सा ये जान लो। पहला को देखो, पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है इसके वजह से हो जाएगा। दूसरा को देखो, भगवान राम के अनेक नाम हैं जैसे करके दिया है, अगर यहाँ पास है दिया तो यहाँ अल्प विराम लगना चाहिए कि नहीं जी, आप लोग ये बताओ छोटा सा, तो इसके वजह से गलत कर दिया गया है मेरे हिसाब से, है ना। उसके अलावा डी को देखो, कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है, तो दुबक सा जाता है कि दुबक सा रह जाता है, ये होगा जी। तो यहाँ पास ये जो वाक्य है ना इसकी कमी की वजह से मतलब एक शब्द की कमी वजह से नहीं लिया होगा, ये मेरे को लगता है। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी को ही ना इसका करेक्ट आंसर लिया गया है, और जो व्यापम ने आंसर लिया वही हम लोग भी लेंगे, ठीक है। कोई और लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यापम ना वही मानेगा जो अपना आंसर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिया है, तो आपको भी वही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा। ऑप्शन सी मुझे घर नहीं जाना है। या ऑप्शन डी आप उस जगह जाकर ले लो। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। मुझे घर नहीं जाना है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध जो वाक्य होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मुझे घर नहीं जाना इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी को देखो ऑप्शन नंबर ए को कैसे गलत होगा। मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, तो मेरे सामानों का क्या होगा? ध्यान रखिए होगा। ठीक है, क्या होगा? तो मेरे सामानों का ध्यान रखिए सिर्फ हो सकता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा। तो आप लोग ये बताओ, जब एक बार मैं बोल दिया है तो फिर से मेरे मामा लिखने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट ये लिख सकते थे गर्मियों में मैं मामा के घर जाऊंगा, ये लिख सकते थे, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। उसके अलावा डी को देखो, आप उस जगह जाकर ले लो। तो आप बताओ मुझे कि आप उस जगह जाकर ले लो बोलोगे या उस जगह जाकर ले लो आप बोलोगे? तो ये शुद्ध हो सकता है ना जी। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इस प्रकार की जो प्रश्न होंगे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी वस्त्र या ऑप्शन डी छतरी। तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी छतरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता? तो अंबर में निहित अर्थ जो है ना, अंबर का मतलब क्या होता है? तो अंबर का जो अर्थ होता है वो आकाश हो जाता है, अमृत भी होता है और वस्त्र भी होता है, लेकिन छतरी नहीं होता है जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। अपादान कारक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी के लिए या ऑप्शन डी से। तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी से इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो अपादान जो कारक होगा ना उसका जो चिन्ह है वो से हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो अपादान कारक क्या होता है ये थोड़ा सा आप लोग जान लो। अपादान कारक जो होता है ना उसका विभक्ति जो चिन्ह होता है वो से होता है, ये ध्यान रखना है। जिसका प्रयोग किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ना अलग होने, पृथक होने की तुलना करने या डराने के लिए, शर्माने के लिए ना जब भाव को प्रकट किया जाता है तो उसमें अपादान कारक लगता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या हो रहा है? देखो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो किसी के अलग होने से क्या होगा? उसे अपादान कारक में रखा जाता है। जब कोई चीज़ होगा ना, जब कोई वस्तु वगैरह या कोई आदमी होगा एक दूसरे से जब अलग होगा ना तो उसमें से लगता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो एक जो पेड़ होगा उससे पत्ता गिर रहा है तो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो इसमें से लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है अपादान में। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना जी, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, अपादान, संप्रदान, ये सारा चीज पढ़े होंगे ना। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को ध्यान से पढ़िए। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, ऑप्शन बी रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, ऑप्शन सी किसी के आगे पीछे न रहना या ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये जो लोकोक्ति है ना, आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना होना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस लोकोक्ति के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। ऑप्शन ए वक्ता के मनोभावों को समझने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन सी शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं युक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी।
तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। श्रवण कौशल इसमें बोला है जी, मतलब सुनने का जो कौशल होगा ना श्रवण, तो उसे क्या बोलेंगे? जैसे हम लोगों ने बताया था ना आप लोगों को 4 प्रकार के कौशल भाषा के विकास में, तो भाषा के विकास में जो 4 प्रकार के कौशल होगा, सबसे पहला क्या होगा? तो सबसे पहला श्रवण हो जाता है जो सुनना होता है, दूसरा बोलना हो जाता है, तीसरा क्या होगा? पढ़ना होगा, और चौथा लिखना हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य चिन्हांकित कीजिए। तो इसका क्या उद्देश्य होगा श्रवण कौशल का? आप सुनते हो तो इसका क्या उद्देश्य होगा? सबसे पहले वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित होता है। मतलब आप जब कोई बोल रहा होगा उसको सुन रहे हो, तो मैं जो बोलना चाहता हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझ रहे हो ना आप लोग, मेरे जो मनोभाव है उसको समझ रहे हो ना, तो ये विशेषता हो जाएगा। बी को देखो, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास। आप सुन रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि इसके अर्थ को आप लोग ग्रहण कर रहे हो, समझ रहे हो। उसके अलावा सी, शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं युक्तियों को प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना। तो जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे से समझ सक रहे हो ना, तो इसीलिए इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोगों के लिए 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, तो उसका अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। तुलसीदास हिंदी के महाकवि को कौन नहीं जानता? इस कथन में तुलसीदास तथा महाकवि शब्द के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अपूर्ण सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी संयोजक चिन्ह, या ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी निर्देशक चिन्ह इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तुलसीदास हिंदी के महाकवि को कौन नहीं जानता? इस कथन में तुलसीदास तथा महाकवि शब्द के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो देखो इसमें क्या बोला है, ये जो तुलसीदास लिखा है ना, उसके बाद ये जो डैश दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला हो गया। और महाकवि जो ये लिखा है ना, उसमें ये जो डैश लिखा है ना, तो ये कौन सा चिन्ह है आप लोगों को ये पूछा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी निर्देशक ही ना हो जाएगा। जी हाँ, जब भी कोई किसी का नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद या कोई पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, ऊपर में, तो पॉइंट लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा ना निर्देशक चिन्ह बनाते हैं और उसके बाद जो भी उसका कथन है उसको लिख देते हैं, तो वो क्या होगा? निर्देशक चिन्ह कहलाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण सूचक चिन्ह। तो अपूर्ण सूचक चिन्ह किसे बोलेंगे? दो ऊपर नीचे जो डॉट होगा ना, ऊपर में एक डॉट और नीचे में एक डॉट, तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे ही अपूर्ण सूचक चिन्ह कहा जाता है। और इसी को ही क्या बोला जाता है? विसर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये अपूर्ण सूचक चिन्ह होगा या विसर्ग चिन्ह होगा, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? तो लाघव चिन्ह जो होता है ना, वो एक छोटा सा डॉट होता है। क्या? तो एक छोटा सा ना लाघव चिन्ह होता है, और इसे ही संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। कैसे आप लोगों को बताता हूँ, याद करिए, आप लोगों को जब विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाया था तो आप लोगों को लाघव चिन्ह के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि कोई भी शब्द को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, वी डॉट करके फिर से वी कर दे बोल करके, तो इसका मतलब क्या होगा? विश्वविद्यालय। जैसे किसी के नाम के आगे अगर डॉक्टर लिखा होता है तो क्या लिखते हैं? सीधा डॉ करके हम लोग ऐसे ना क्या करते हैं, एक जो चिन्ह है वो मार देते हैं और किसी का नाम लिख देते हैं, तो वो क्या होगा? तो ये डॉक्टर, और जिसका नाम होगा उसका नाम पढ़ लेते हैं, है ना। उसके अलावा कोई भी महाविद्यालय होगा, विश्वविद्यालय होगा, उसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है ना जी, तो इसी में ना लाघव चिन्ह का प्रयोग करके बनाते हैं। तो लाघव चिन्ह जो होगा वो थोड़ा सा डॉट रहेगा बड़ा वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी संयोजक चिन्ह किसे कहते हैं? संयोजक चिन्ह या इसे ही योजक चिन्ह के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, और योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह क्या होता है? तो कोई भी जब ना दो शब्दों को एक साथ लिखना होता है, समान समान जब शब्द होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे राम सीता, भरत शत्रुघ्न, तो ऐसे नाम अगर कहीं लिखोगे ना तो उसके बीच में जो डैश देते हो ना छोटा सा, तो उसे ही संयोजक कहते हैं। जैसे राम राम, बात बात,
पात पात, ऐसे कोई सेम सेम शब्द अगर लिखोगे ना तो उसमें कौन सा जो चिन्ह का प्रयोग होगा बीच में, तो वो संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो दो अलग अलग शब्दों को ना एक साथ मर्ज करता है, जोड़ता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल है? ऑप्शन ए चांदी मूषक, ऑप्शन बी कुंभिल जात रूप, ऑप्शन सी कृपा आश्रित, या ऑप्शन डी ऊंट क्रमेलेख। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऊट क्रम लग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शब्दों युग्म में कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्द का सही मेल है? तो पर्यायवाची शब्द का सही जो मेल होगा ना वो ऊट क्रमे लग करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको जो वाक्य अशुद्ध है उसको बताना है। ऑप्शन ए एक बालक 5 पुरुष और 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी जुलाहा कुंभकार बनिया सपेरा और धोबिन गांव को जा रहे हैं। ऑप्शन सी साधु सन्यासी तपस्वी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी भीड़ के भीड़ यज्ञ मंडल की ओर जा रही थी। या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों वाक्य अशुद्ध है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। साधु सन्यासी तपस्वी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी भीड़ के भीड़ यज्ञ मंडल की ओर जा रही थी। तो ये जो वाक्य है ना वो अशुद्ध हो जाएगा। कैसे? तो इसमें देखो अशुद्ध वाक्य कौन सा है बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो साधु सन्यासी तपस्वी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी भीड़ के भीड़ यज्ञ मंडल की ओर जा रही थी बोला है, जबकि इसमें बहुत सारे हैं ना, तो ये क्या होगा? जा रहे थे होना चाहिए। तो इसमें थी जो है ना इसके वजह से इसको क्या किया गया, इसको गलत ले लिया गया, ये जो वाक्य उसको अशुद्ध ले लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लिंग के अनुसार इसे अशुद्ध वाक्य लिया गया है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरत कई और पदार्थ भी है। ऑप्शन बी जो मनुष्य धनवान होते हैं उसे सभी चाहते हैं। ऑप्शन सी मैं जिस दुकान में गया था उसमें पुस्तक नहीं मिली। या ऑप्शन डी काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरत कई और पदार्थ भी होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? तो पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरत कई और पदार्थ भी होते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य है ना जी, दो अलग अलग जो वाक्य उसको जोड़ करके एक संयुक्त बनाया गया है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अपनी रोटी अलग पकाना, ऑप्शन बी अंधे का डंडा, ऑप्शन सी जले में मिर्च छिड़कना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से तीनों। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में किस मुहावरे में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तीनों जो मुहावरे हैं ना उसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, अपनी रोटी अलग पकाना। तो अपनी रोटी अलग पकाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा? तो अपनी रोटी अलग पकाना मतलब ये हो सकता है कि अपना कार्य जो है वो अलग करना, स्वयं करना, ये हो जाएगा, है ना। तो अपना कार्य जो है
वो स्वयं करना मतलब क्या है, अनुपयुक्त में इसका यूज़ किया जाता है अधिकतर, ठीक है, या उसके संदर्भ में, तो ये ध्यान रखना है। बी को देखो, अंधे का डंडा, तो अंधे का डंडा का अर्थ क्या होगा, एकमात्र सहारा होगा क्या, तो एकमात्र सहारा होगा और इसके बिना क्या होगा, उसका जीवन अनुपयुक्त हो जाएगा, मतलब नहीं चल सकता है, तो इसमें भी यूज़ किया गया है। उसके अलावा जले पर मिर्च छिड़कना, इसका अर्थ क्या होगा, तो क्रोध को और भड़काना होगा, है ना, तो ये भी क्या है, एक अनुपयुक्त प्रकार से है। तो तीनों में अनुपयुक्त प्रयोग किया गया है व्यापम के द्वारा, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस ऑप्शन नंबर को लिया गया है डी को, ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसे ही लेते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को ध्यान से पढ़िए। अप्रकरणांतर एवं ब दुसमता लेखन कला के दोष है इस कथन में। ऑप्शन ए असही है, ब सही है, ऑप्शन बी असही है, ब गलत है, ऑप्शन सी अगलत है, ब सही है, या ऑप्शन डी अगलत है, ब गलत है। तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए असही है, ब सही है, कलेक्ट हो जाएगा। कैसे, अप्रकरणांतर एवं ब दुक्षमता लेखन कला के दोष है, तो इसका जो दोष होगा ना, वो असही है और ब सही है, इसमें गलत हो जाएगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो रेयर में से पूछा जाता है, एकदम इस प्रकार की हिंदी में अब नहीं आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक बार केवल आप लोगों को पढ़ लेना है, एकदम ही इसके बारे में डिटेल जानने की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को ध्यान से पढ़िए। मनुष्य आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त से विभक्ति क्रमशः किन कारकों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए कारण अपादान अपादान, ऑप्शन बी अपादान कारण कारण, ऑप्शन सी करण करण करण, या ऑप्शन डी अपादान अपादान अपादान। तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी करण 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 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मनुष्य आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त से विभक्तियाँ क्रमशः किन कारकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो होगा ना, वो करण करण करण, ये तीनों जो करण कारक है ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। देखो ये जो से लिखा है ना, पहला शब्द में, दूसरा शब्द में और तीसरा जो वाक्य है, तीनों में, तो ये करण कारक का पहचान करता है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता जो होगा वो ने जो है ना, वो उसका विभक्ति हो जाएगा कर्ता का। उसके अलावा कर्म को, तो कर्म जो होगा ना, वो को का पहचान हो जाएगा। उसी प्रकार से करण से हो जाएगा क्या, तो करण से हो जाएगा। तो ये जो से है ना, वो करण कारक का पहचान होगा, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। कवि, चकमक, तेंदुआ, बच्चा के लिए शब्द प्रकार अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त शब्द क्रम अनुसार सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ये जो तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज है ना, तो आपको इसमें से बताना है कि कवि किस में आएगा, चकमक किस में आएगा, तेंदुआ किस में आएगा और बच्चा किस में आएगा, तो आपको सीक्वेंस में जमा करके बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ये जो कवि, चकमक, तेंदुआ और बच्चा दिया है, इन सारे जो शब्द दिया है उसको ना आपको अलग अलग क्या करना था, अलग अलग जो तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज है ना, उसमें जमाना था। तो कवि जो होगा वो तत्सम हो जाएगा, चकमक जो होगा वो विदेशी शब्द हो जाएगा, तेंदुआ जो होगा वो देशज शब्द हो जाएगा और बच्चा जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। और इसका तत्सम क्या होगा, बच्चा का वत्स होगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है, तो कौन सा मुहावरा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कांठे बिछाना, ऑप्शन बी गले मरना, ऑप्शन सी आंधी के आम, या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी आंधी के आम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से मुहावरा नहीं है, तो मुहावरा जो नहीं है ना, वो आंधी के आम हो जाएगा। और ये जो आंधी के आम है ना, वो एक प्रकार के लोकोक्ति है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, आंधी के आम लोकोक्ति है। और आंधी के आम का मतलब क्या होगा, तो वो सरलता से और सस्ते में मिल जाना, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और ये मुहावरा नहीं, लोकोक्ति है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 कांठे बिछाना, तो कांठे बिछाने का मतलब क्या होगा, तो कांठे बिछाने
आने का जो मतलब होता है ना वो रुकावटें पैदा करना होता है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा गले मरना, गले मरने का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती थोपना इसमें हो जाएगा गले मरना का, और ये दोनों के दोनों क्या होगा, तो ये मुहावरा है, लेकिन मुहावरा जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को ध्यान से पढ़िए। यदि आ के आगे त्री रहे तो दोनों के मेल से अर हो जाता है, संधि के अंतर्गत इस विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि या ऑप्शन डी यण स्वर संधि। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी गुण स्वर संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आ के आगे री रहे तो दोनों के मेल से अर हो जाता है, संधि के अंतर्गत इस विकार को क्या कहते हैं? तो इसे गुण स्वर संधि कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आप लोगों को इसको।